हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 5MG। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट, ठीक है, पर्यावरण। जैसे कि आपको अभी देखने को मिला होगा वर्तमान समय में है ना, वायरस के कारण बहुत सा ऐसा ह्यूज चेंजेस आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा, है ना। जो जैसा गंगा नदी हो गया है ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा था, है ना, तो उसके लिए सरकार द्वारा करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा था। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते, है ना, गंगा नदी है चाहे यमुना नदी हो गया, है ना, 50 से 60% उसका पानी ऑटोमेटिक साफ़ हो गया है। जबकि जो योजना चला जा रहा था उसके बावजूद उसका पानी साफ़ नहीं हो पा रहा था। तो ये जो ह्यूज इम्पैक्ट जो आपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आगे भी बना रहे इसके लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे आसपास का ही क्या है, वातावरण है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम इन्वायरमेंट के साथ में, ठीक है। तो सबसे आज हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो है पर्यावरण प्रदूषण पे, ठीक। इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन किस किस तरीके से पॉल्यूशन होता है, कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है ना, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो जैसा आप सभी का सहयोग जो इंडियन इकोनॉमी लेक्चर में जो आपको मिला था, वही सहयोग आपका इसमें मिलना चाहिए। और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट करिए, ठीक है। समझ नहीं आए तो 2-3 बार इसको वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी वैकेंसी अभी फ़िलहाल तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कल के दिन में अगर आता है तो अभी जो पढ़ लिया उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी मिलेगी, ठीक है। अगर आप सोचेंगे यार वैकेंसी नहीं आ रहा है मैं क्यों पढ़ूंगा अभी फ़िलहाल, तो मुश्किल है कल के दिन में, ठीक है। तो अभी सही समय है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण पे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं भाई पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, किंतु मानवीय गतिविधियों या अन्य कारणों के कारण इन घटकों की मात्रा अनिश्चित हो जाती है, ठीक है। और इसे ही पर्यावरण प्रदूषण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यह मानवीय स्वास्थ्य हेतु क्या है, हानिकारक होता है। आप सभी को पता है पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक वातावरण में, ठीक है, हमारे आसपास के वातावरण में ना प्रत्येक घटक क्या होता है, एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम भी आगे पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे, है ना, जल प्रदूषण हो गया, ठीक है। इस तरीके से जितने भी प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी जो है तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन मानवीय गतिविधियाँ हो गया, ये चाहे वो प्राकृतिक गतिविधियाँ भी हो सकती है, प्राकृतिक स्रोत हो सकता है, या मानवीय गतिविधियाँ हो सकती है, ठीक है। दोनों से क्या हो सकता है, इन घटकों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इससे ही क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है। जैसे अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए प्रदूषण के कारण, ठीक है। तो प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए तो प्रदूषण के कारण में देखिए यहाँ पे है ना, नंबरिंग यहाँ पे हुआ है। पहला कौन सा है, तो वनों का विनाश, ठीक है। वनों का विनाश क्या है, भी प्रदूषण का एक कारण है, ठीक है। भाई वन नहीं रहेंगे तो क्या होता है, जो CO2 और ऑक्सीजन का जो चक्र चलता है, साइकिल जो चलेगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा ही होगा। तो वनों का विनाश हो गया, ठीक है। संसाधनों का अतिदोहन हो गया, भाई संसाधन है तो सीमित संसाधनों में क्या है, अभी उपयोग करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप लॉकडाउन के दौरान सीमित संसाधनों के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि भी एक क्या है, प्रदूषण का एक कारण है। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण है, जितना ज़्यादा आपका इंडस्ट्रियलाइज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री उतना ज़्यादा धुआं हो गया, है ना, जल, उससे क्या क्या होता है, इंडस्ट्री से आपका, है ना, जल प्रदूषण भी होता है। वहाँ पे जो भी केमिकल है वो, है ना, पानी के थ्रू उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। या फिर एयर पोल्यूशन जो होता है आपका, वायु प्रदूषण जो होता है, उसका जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण कैसे होता है भाई, उसका जो भी केमिकल है ना, वो अगर लैंड पे अगर पड़ गया तो वो क्या हो गया, जहाँ की भूमि उपजाऊ है वहाँ की अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है औद्योगिक उद्योगों से। कैसे ध्वनि प्रदूषण, है ना, इतना बड़ा बड़ा जो भी इंडस्ट्री, है ना, मशीन चलता है वहाँ पे, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। तो ये भी क्या एक, है ना, पॉल्यूशन का कारण है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो कहाँ से होता है आपको, उद्योग से, है ना। और नगरीकरण हो गया, नगरीकरण मतलब जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उतना इम्पैक्ट जो है वो पर्यावरण पे भी पड़ता है,
ठीक है, इनडायरेक्टली वे में इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। ठीक है, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण भी एक प्रदूषण का कारण है। ठीक है, अशिक्षा हो गया भाई, जहाँ पे शिक्षा नहीं है। ठीक है, अशिक्षा है मतलब लोग क्या है, अवेयरनेस कम है लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है यानी कि लोग वनों को काट रहे हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं या झूम कृषि जिसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। तो भाई पहले करते थे, है ना, पहले क्या है, और अभी भी आदिवासी समुदाय के लोग जहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, वहाँ पे आज भी लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है ना, एक जगह की भूमि वहाँ पे जितना भी जंगल रहेगा उसको काट के वहाँ पे फसल लिया जाएगा, 2-3 फसल होने के बाद में दूसरी जगह जब पे जाएंगे और वहाँ की जितनी भी जंगल है उसको काट के फिर से वहाँ पे खेती करेंगे। ऐसा स्थानांतरित मतलब अलग अलग जगह पे खेती करते हैं। तो इससे भी क्या है, ये अशिक्षा एक कारण है प्रदूषण का। ठीक है, उसके बाद में है प्राकृतिक कारण। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या आएगा आपका, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इससे भी प्रदूषण होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी में जैसे जितनी भी जो गैसेस निकलती है वो एक प्रदूषण का कारण है। ठीक है, अपरदन है, सूखा है, बाढ़ है, तो ये सब क्या है, प्रदूषण के कारण है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्रदूषण के कारण। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रदूषण के स्रोत में। ठीक है, तो प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए प्रदूषण के मेनली अगर देखा जाए तो 2 स्रोत देखे गए हैं। पहला एक है मानवीय स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, कौन सा है, पहला है मानवीय स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक स्रोत। मतलब मानवीय के द्वारा, है ना, मानवों के द्वारा जो किया गया जितना भी प्रदूषण है उस वो मानवीय स्रोत के अंतर्गत आएगा, और प्राकृतिक मतलब नेचुरल जितना भी जो होता है ना प्रदूषण, उसको बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। चलिए, तो मानवीय स्रोत की अगर बात करते हैं तो मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अवशिष्ट, है ना, वो किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो, चाहे आपका औद्योगिकरण हो, औद्योगिकरण भी क्या है आपका मानवीय स्रोत ही है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, जंगलों की कटाई हो गया। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि आप बोल सकते हैं, भाई मानवीय स्रोत ही है ना। चलिए, अवेयरनेस नहीं है, अशिक्षा है, तो ये सब किस में आएगा, ये सब मानवीय स्रोत में आएगा। बात करते हैं अगर प्राकृतिक स्रोत की, ठीक है, नेचुरल आपका जो स्रोत है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा आएगा आपका, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, अपरदन आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है आपका प्राकृतिक स्रोत है, प्रकृति के द्वारा नेचुरल वे में ये क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो मानवीय स्रोत से ही होता है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत से जितना भी जो प्रदूषण होता है वो प्रकृति के द्वारा उसको मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कम मात्रा में रहता है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत, लेकिन मानवीय स्रोत क्या होता है, लार्ज लेवल पे होता है। ठीक है, इसलिए इसको हमको लगाम लगाना होगा। भाई हमारा कंट्रोल प्राकृतिक स्रोत पे तो नहीं है, मानवीय स्रोत पे है, तो मानवीय स्रोत पे हम लगाम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं भाई प्रदूषक पे, है ना। प्रदूषक मतलब होता है कि जैसे प्रदूषण हुआ, ठीक, प्रदूषण मतलब फैलना, तो प्रदूषक मतलब कौन कौन तरह से प्रदूषक होते हैं जो फैलते हैं। ठीक है, प्रदूषक जो फैलते हैं ना उसको बोलते हैं प्रदूषक। ठीक है, तो देखिए प्रदूषक कितने तरीके से होते हैं, तो प्रदूषक 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, एक होता है क्षयकारी प्रदूषक, दूसरा होता है अक्षयकारी प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषक मतलब समझ गए आप, जैसे प्रदूषक का मतलब है जिससे पॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं प्रदूषक, है ना, जिससे प्रदूषण होता है उस मटेरियल को बोलते हैं प्रदूषक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो प्रदूषक के जो है 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है क्षयकारी प्रदूषक, दूसरा होता है अक्षयकारी प्रदूषक। क्षयकारी प्रदूषक यानी कि बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे प्रदूषक जो आसानी से विघटित हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्षयकारी प्रदूषक या फिर बायोडिग्रेडेबल, है ना। जैसे कि जो बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जो भी फूड है, ठीक है, फूड आप नॉर्मल जैसे जो भी है ना, सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, आप बाहर में रखते हैं तो 5 दिन बाद आप उनको जाके देखिए वो क्या हो जाते हैं, आसानी से बायोडिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से क्या हो जाते हैं, वो विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ह्यूमन जितने भी है ना, ह्यूमन जो बॉडी है वो बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जितने भी है ना वातावरण में या फिर प्रकृति में जितने भी जो प्रदूषक हैं वो आसानी से विघटित हो जाते हैं उनको बोलते हैं क्षयकारी प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल, जो कि आसानी से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी तरीके से वो क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते, विघटित नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अक्षयकारी प्रदूषक, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नष्ट नहीं होते। सीधा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो है एक पॉलीथीन। ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है आपका पॉलीथीन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अभी
पिछले 5 से 10 सालों में सरकार द्वारा पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा आपका किस पे, यह आपका जो पॉलीथीन पे हो रहा है ना, पॉलीथीन पे जो हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, बार बार रूल, है ना, बार बार रूल बनाती है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, लेकिन फिर जो आपका गवर्नमेंट तो, है ना, पॉलिसी बनाती है, लेकिन उतने कठोर नियम अभी नहीं बने हैं। इसके कारण क्या होता है, वापस मार्केट में क्या होता है, आपका प्लास्टिक दिखने लग जाता है। ठीक है, बीच में छापा हुआ पड़ता है, लेकिन वापस वो क्या होता है, मार्केट में आपका प्लास्टिक आज दिखने लगता है। ठीक है, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे बीच में आपका तेज़ी से ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो क्या होता है ना, क्योंकि कठोर पॉलिसी है नहीं गवर्नमेंट की अभी फ़िलहाल प्लास्टिक को लेके। और गवर्नमेंट खुद, है ना, जितने भी आपके जो ड्रिंक्स जो है ना, वो आपका प्लास्टिक में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सब पे मतलब पहले इसको लगाम लगाने के, है ना, कठोर नियम इसको लागू करने की जरूरत है। तो ये प्लास्टिक जो हो गया वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। भाई सरकार उसका पुश कर रही है ना, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता, वो, है ना, उसको लाखों वर्ष लग जाते हैं उसको क्या होने में, है ना, नष्ट होने में लाखों साल लग जाते हैं, है ना। आपका ज़मीन के अंदर वो दब भी जाए तो भी वो क्या होता है, नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, आपका अक्षयकारी प्रदूषक। अक्षयकारी प्रदूषक में सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं आते और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखिए इसमें, है ना, इन प्रदूषकों का विघटन नहीं होता या नष्ट नहीं होता या भी बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, है ना, एल्यूमिनियम के डिब्बे हो गए, प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, धुआं हो गया, ठीक है, लेड हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, कैडमियम धातु हो गए और विभिन्न कीटनाशक। तो ये सारी जितनी भी जो सारी ये जो चीज़ें हैं, ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से नष्ट नहीं होते, या तो बहुत ही लंबा समय इनमें लगता है या फिर बहुत कम क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेड होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम नष्ट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए आगे आते हैं। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण पे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ लिए अभी कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है पढ़ लिए अभी। चलिए, तो प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, आप लोग बचपन से इसको पढ़ते हैं, है ना, ये बहुत आपका ऐसे का टॉपिक रहा है। तो कौन कौन से आपके पोल्यूशन होते हैं, है ना, एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, आपका वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है, और कौन सा होता है आपका सॉइल पोल्यूशन होता है। इसके अलावा भी आपका आपके बहुत सारे आपके, है ना, पोल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक नाभिकीय प्रदूषण आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, पोल्यूशन का एक रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रदूषण के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। चलिए अब हम लोग लाइन से इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वायु प्रदूषण पे। ठीक है भाई, वायु प्रदूषण मतलब क्या होता है, देखिए वायुमंडल में विद्यमान गैसें एक निश्चित मात्रा अनुपात में होते हैं और अवांछित तत्वों के प्रवेश से यह अनुपात बिगड़ जाता है, उससे इसको ही क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो वातावरण में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गैस होती है ना, वायु में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कितना होता है, 78% होता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 78%। उसके बाद में आपका होता है ऑक्सीजन गैस, है ना। आप लोग सोचते होंगे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस होता है। ऑक्सीजन गैस जो होता है वो अराउंड 20% के आसपास होता है। उसके बाद में आपका आर्गन गैस होता है 0 पॉइंट समथिंग % में। उसके बाद में आपका CO2 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है आपका वातावरण में। ठीक है, इसके अलावा आपका एक तो नियॉन गैस होता है, मीथेन गैस भी होता है। तो ये सब गैस आप लोग को, है ना, याद होना चाहिए कि वातावरण में कौन कौन सी गैसें होती है। आपको मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो 78% 20%। ठीक है, तो ये जो अनुपात है ये क्या होता है, वायु में होना चाहिए भी। अब इन अवांछनीय तत्वों से मिलने से क्या हो गया, ये अनुपात जो है क्या हो गया, बिगड़ गया। जैसे मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट जो है वो मान के चलिए 0.32% है। ठीक है, 0.032% मान के चलिए। अब ये मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बढ़ गया 1%। भाई 1% ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अवांछनीय तत्व मतलब आप क्या समझेंगे, भाई उद्योग से निकले, चिमनी से निकलने वाले जो धुएँ हो गए। ठीक है, वेरियस आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से क्या होता है, पॉल्यूशन, जो जितने भी पॉल्यूटेंट, है ना, गैस के फॉर्म में जो निकलते हैं, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, अवांछनीय तत्व मिल गए वायु में, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण हो गया भैया। ठीक है ना, तो आप क्या होते हैं, स्वच्छ हवा ने आप नहीं ले पाएंगे। जैसे कि अभी दिल्ली का न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, दिल्ली का जो एयर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या हो गया, ख़राब हो गया था दिल्ली का जो वायु जो है वो। ठीक है, तो ज़्यादा ही प्रदूषित हो गया था। साइड में पंजाब है ना, पंजाब में क्या होता है ना, वो जो जितने भी
घास फूस जो है वहाँ पे खेतों में जला दिया जाता है, वही उड़ के जो प्रदूषण है वो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। ठीक है, और दिल्ली में भी इतने ह्यूज लेवल पे आपका जो ट्रैफिक जो है, इसके लिए वहाँ पे ऑड इवन सिस्टम चालू किया गया होगा, है ना, किया हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण कहाँ पे अभी फ़िलहाल दिल्ली में अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है, लॉकडाउन के चलते वहाँ पे प्रदूषण बहुत ही हद तक क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में आया हुआ था कि पंजाब से आपका हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जितना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है ये सब चीज़ का, इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद है अभी, है ना, तो पूरा वातावरण क्या हो गया है अभी, प्रदूषण मुक्त हो गया है। ठीक है, कुछ हद तक 50% से ज़्यादा भी। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ आ गया अभी वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं भाई, तो हर चीज़ के दो स्रोत होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है, एक तो मानवीय स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत यानी कि ज्वालामुखी से निकली गैस और धूल। ठीक है, ज्वालामुखी से जितनी भी जो गैसेस निकलती है ना, तो वो क्या होती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और दूसरा होता है मानव जनित। ठीक है, मानव जनित स्रोत क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा स्रोत होता है आपका, इंडस्ट्रीज़ हो गया, पावर प्लांट हो गए, रिफाइनरी हो गया, कागज उद्योग हो गया, रासायनिक कारखाने, खनिजों की, है ना, तो ये सारे जितने भी जो चीज़ें हैं, है ना, भाप इंजन, जेट प्लेन, नाभिकीय विस्फोट हो गया, वन विनाश हो गया, लकड़ी कंडे, कोयला जलाना, ये सब की सारी चीज़ें क्या है, वायु प्रदूषण है ये सब चीज़। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, मानव जनित स्रोत है प्रदूषण के। ठीक है, चलिए, इसके बाद भाई मुख्य वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, देखिए मुख्य वायु प्रदूषक अगर देखें स्रोत में, ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा। आपको पता है कि बहुत सारे जितने भी जो कुछ भी चीज़ अगर सुई से लेकर तलवार तक कुछ भी बनना है, कहाँ पे बनेगा, इंडस्ट्री पे ही बनेगा। ठीक है, और इंडस्ट्री पे भाई सबसे ज़्यादा क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है, धुआं हो गया, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात नहीं है, आप वाटर पोल्यूशन देखिए, आप सॉइल पोल्यूशन देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन देखिए, कुछ भी देखिए आप, इंडस्ट्रीज़ हो गया, घरेलू ईंधन हो गए, वाहन हो गए, धूम्रपान हो गया। ठीक है, दिल्ली में जो अभी ऑड इवन सिस्टम लाया गया है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको सारे देश में लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वाहन हो गए, इससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, वाहन से अगर याद आया मेरे को, ठीक है, आप याद रखेंगे अभी, ठीक है, BS6, ठीक है, ये जो इंजन है BS6 मानक का जो इंजन है, इसको भारत में अभी क्या किया गया है, इसको वर्तमान में इस स्टेज का, BS मतलब भारत स्टेज 6। ठीक है, देखिए पहले जो भारत में जितनी भी जो गाड़ियाँ आती थी, BS4 इंजन की गाड़ियाँ आती थी। ठीक है, इससे प्रदूषण ज़्यादा होता था, तो हम लोग BS4 के बाद में 5 नहीं गए, भारत डायरेक्ट 4 के बाद में किस में गया, 6 पे, क्योंकि हमको वातावरण प्रदूषित होने से भी बचाना है और हमको एडवांस भी करना है अपनी टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो BS4 से BS6 में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी जो इंजन का जो मानक है, ठीक है, वो BS6 में हम लाएंगे और इससे प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एक आपको याद रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन होता है, PPM उसको काउंट करते हैं हम। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में जैसे वायु हो गया, ठीक है, तो वायु में वायु कितनी शुद्ध है, तो किससे उसको मेजर करते हैं, तो PPM से। ठीक है, PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होती है, कभी कभार ये एग्जाम में पूछता है, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मतलब कि आपका 1 मिलियन में, है ना, यानी कि 1 × 10⁶ मिलियन, आप ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, 1 × 10⁶ मिलियन ग्राम वायु में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा है उसको क्या बोलते हैं, है ना, ऑक्सीजन की जितनी मात्रा है उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है, चलिए आगे 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 आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, स्रोत हम लोग डिस्कस कर लिए थे, इंडस्ट्रीज़, घरेलू ईंधन, वाहन, धूम्रपान, इससे क्या होता है, ये मुख्य वायु प्रदूषक है। अच्छा, इससे प्रभाव क्या होता है, देखिए श्वसन रोग होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, अभी देखेंगे आप रिसेंटली एग्जाम्पल, तो दिल्ली में छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, ठीक है, वो जीने के अधिकार से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जाके बोलते थे कि भाई हमको सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे श्वसन रोग मतलब होगा। ठीक है, चलिए, श्वसन रोग हो गया, दमा हो गया, तपेदिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इससे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए, कुछ कुछ गैसेस जो हैं उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा चीज़ है। चलिए, देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या करता है, ये ऑक्सीजन, है ना, O2 ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, भाई हीमोग्लोबिन आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, घुला होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, सर्कुलेट होता है। अभी ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर दिया तो, है ना, रक्त में
O2 से जल्दी कौन घुल जाता है? CO। अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ गई वातावरण में तो सबसे ज़्यादा किसका आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये किस पे इम्पैक्ट डालेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करेगा? ये प्रभावित करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग को ये क्या करेगा? प्रभावित करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सा कंटेंट है इसमें। तो आपका यहाँ पे डाइऑक्साइड, यहाँ पे डबल लिंक क्या है? ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है SO2। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए ये कहाँ से आता है? सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है भाई? है ना, तो रिफाइनरी है ना, रिफाइनरी है ना, यह रिफाइनरी हो गया, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हो गए, यहाँ से क्या होता है? ये निकलता है आपका कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो यह अम्लीय वर्षा का क्या है? एक मुख्य कारण है, ठीक है। रिफाइनरी से भी निकलता है ये, जितने भी पेट्रोलियम शोधन संस्थान है उससे भी निकलता है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का क्या होता है? ये मुख्य कारक होता है, ठीक है। और इससे क्या क्या होता है भाई? फेफड़े हो गया और आँखों के रोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे आपको चीज़ याद रखना है कि मथुरा में एक क्या है? एक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मथुरा में एक जो इंडस्ट्री है वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड ह्यूज लेवल पे आपका वहाँ से रिलीज़ होता गया, और ताजमहल के पीलेपन के होने का यही कारण है ना। मथुरा वहाँ से पास में है, ठीक है, आगरा से मथुरा पास में है। तो वहीं से क्या होगा आपका? मथुरा में एक इंडस्ट्री है, वहीं से क्या हुआ है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का ह्यूज लेवल है ना वहाँ पर रिलीज़ हुआ, और ताजमहल की जो पीलापन जो हो रहा था उसका एक प्रमुख कारण है। अच्छा, वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में ताजमहल का जो कलर है वो वापस धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा है, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में अभी सभी जगह लॉकडाउन है, तो प्रदूषण बहुत हद तक कम हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे आते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में देखिए, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या है भाई? अम्ल वर्षा हेतु क्या है? ये मेन कारक है, ठीक है। एसिड रेन जो होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी एक कारक है। इसमें एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन सा मेन उत्तरदायी है? तो आपको याद रखेंगे, एक तो SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों आपका एसिड रेन के लिए बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो अम्ल वर्षा हेतु दूसरा कारक है। इससे भी क्या क्या होता है? फेफड़ों और आंखों के रोग, ओजोन पर क्षय का कारक होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके है ना इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। मीथेन एवं एथिलीन हो गया, है ना। इसके स्रोत क्या क्या है भाई? वाहन हो गया, धान के खेत, आपको पता है कीचड़ में क्या होता है आपका? मीथेन गैस होता है, ठीक है। चलिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना जरूरी है कि यूरो मानक 6 है ना। यूरो मानक क्या होता है? तो जैसे हम लोग अभी पढ़े ना BS6 जो होता है, वैसे यूरो मानक है। यूरो मानक कहाँ होता है भाई? यूरो मानक नाम से स्पष्ट है, यूरोपियन संघ द्वारा निर्धारित एक मानक है ना, जो कि यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स फॉर पैसेंजर कार का एक क्या है? संक्षिप्त रूप है ना। मोटर वाहनों से निकले गए धुएं से उत्पन्न वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, है ना, यूरोपीय संघ ने क्या किया था? ये लागू किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में क्या है? यूरो 6 लागू। जैसे हम लोग यहाँ हमारे यहाँ क्या है अभी आपका? BS6 लागू है, उसी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई। और हम लोग जैसे जो कंटेंट पढ़ते हैं ना, क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन का स्रोत कहाँ है भाई? ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कीटनाशक हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है। प्रभाव क्या डालता है भाई? तो फेफड़े के रोग हो गया, अश्रु गैस इसका प्रमुख घटक है, ठीक है। और क्या है भाई? ओजोन हो गया। तो आपको पता है ओजोन जो परत है ना, पृथ्वी के ऊपर परत में क्या होता है आपका? ओजोन परत होता है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना, पराबैंगनी किरण, ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। अगर ये ओजोन परत ना होता तो क्या होता भाई? तो पराबैंगनी किरण सीधी कहाँ पे आती? पृथ्वी पे आती, और ये मानव के लिए हानिकारक होती। जैसे त्वचा संबंधित जितने भी रोग हैं और कैंसर है वो मनुष्य के होते, लेकिन ये ओजोन परत के कारण क्या होता है? इससे संरक्षण प्रदान होता है, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी के निकट या मानव के लिए क्या है? हानिकारक है ना। तो ओजोन क्या होता है? सूर्य से आने वाली है ना हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, उससे हमारी रक्षा करती हैं, ठीक है। चलिए अगला है मीथेन आइसोसाइनेट, ठीक है, जिसको मिक भी कहा जाता है। मीथेन आइसोसाइनेट शॉर्ट फॉर्म में मिक। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, मीथेन आइसोसाइनाइट है ना, कि भोपाल गैस कांड में है ना, भारत में सबसे ह्यूज लेवल पे जो आपका जो गैस कांड हुआ था, ठीक है, हुआ था भोपाल गैस कांड। इसमें पूछा था कि कौन सी गैस रिलीज हो गई थी, वो है गैस का नाम मीथेन आइसोसाइनाइट। समय है 2 से 3 दिसंबर आपका 1984। ये ईयर भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप याद रखेंगे कि कब हुआ था, तो 1984 में। तो 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें कौन सा भाई? तो यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था, वहाँ से इस गैस का रिसाव हुआ था। उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इससे लोग क्या हो गए थे, लोगों की मौत हुई थी, और बहुत सालों तक यहाँ पे लोग विकलांग पैदा होते थे, ठीक है। तो ये गैस इतना खतरनाक था, ठीक है। तो 1984 आप याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, और गैस का नाम मीथेन आइसोसाइनाइड।
चलिए आगे आते हैं, हम बात करते हैं कि भारत में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं उस पर। ठीक है, तो कुछ पुरस्कार के नाम आपको याद रखने हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, जैविकता हेतु वीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण, और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार। देखिए ये आपको रटना नहीं है, आप इसको 2-3 बार पढ़िए कौन कौन से पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर आप CGPSC मेंस अगर दिलाएंगे तो आपको काम आएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो पॉल्यूशन है वो है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि यानी कि आपका जो नॉइस पॉल्यूशन जो है। ठीक है, चलिए देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। जब ध्वनि की एक निश्चित सीमा को पार कर शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती है तो यह प्रदूषण क्या कहलाता है, यह शोर क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जाहिर सी बात है ना। कुछ ज़्यादा ही साउंड में अगर कुछ साउंड अगर चलने लगता है ना, जो आपके कानों को शोर लगता है तो वो क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। आप हल्के हल्के साउंड सुनेंगे तो आप उसको सुन सकते हैं, आप ईयरफोन में सॉन्ग भी सुनते हैं। लेकिन अगर वही बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में अगर आप तेज करें तो वो आपको है ना, जो साउंड जो है वो कर्कश आपको लगने लगेगा, है ना, शोर लगेगा आपको, तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जा चुका है कि ध्वनि जो तीव्रता है उसकी इकाई क्या होती है। तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है वो होती है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है वो क्या होती है, डेसिबल, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की इकाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिबल से। ठीक है, चलिए देखिए शोर की अधिकतम सुरक्षित सीमा कितनी है भाई, 90 डेसिबल है। आप 90 डेसिबल में आराम से सुन सकते हैं, अधिकतम सुरक्षित सीमा ना, हाँ इतना 90 डेसिबल तक आप आराम से सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा की ध्वनि आपको कर्कश लगने लगेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का माप है ना, मान है, उसको देखते हैं। जैसे धीमी, है ना, धीरे धीरे हम लोग जो बात करते हैं, धीमी फुसफुसाहट है ना, वो 20 डेसिबल होता है। सामान्य वार्तालाप है वो 40 से 60 डेसिबल होता है। मोटर गाड़ी 95 डेसिबल, जेट प्लेन 140 डेसिबल, रॉकेट 180, अंतिम सहन सीमा 140 डेसिबल। ठीक है, इसमें सब चीज़ को आपको याद नहीं रखना है। मैं आपको बता दूं कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा था, आपको याद रखना है शोर की अधिकतम सुरक्षित सीमा आपको याद रखना है 90 डेसिबल, और अंतिम सहन सीमा आपको याद रखना है कि इंसान कितना मैक्सिमम तक सुन सकता है। उसके आगे आपके कान से, है ना, आपके कान में ब्लडिंग होने लगेगा, फिर खून निकलने लगेगा। ठीक है, तो 140 डेसिबल, है ना, सुरक्षित 90 याद रहेगा। चलिए, है ना, और एक मोटर गाड़ी का अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा। तो 3 चीज़ 90 डेसिबल, 95 डेसिबल और 140 डेसिबल। ठीक है, चलिए उसके बाद में है भाई ध्वनि प्रदूषण से मानव जनित रोग कौन कौन से होते हैं, स्रोत, है ना भाई, कहाँ कहाँ से होता है ध्वनि प्रदूषण। तो आपको पता है एक तो वाहन से होता ही है ना, गाड़ी हो गया, है ना, गाड़ी से आपका साउंड जो होता है। ठीक है, तरह तरह के आजकल मॉडिफाइड गाड़ी कराते हैं, उससे भी आपका साउंड होता है। ठीक है, और वेरियस तरीके से आते हैं अभी, है ना। औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन चलते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है, कम लेवल पे ठीक है, लेकिन ज़्यादा होता है वो क्या आपका ध्वनि प्रदूषण का कारण है। रेडियो हो गए, पटाखे हो गए, पटाखे आप देखे होंगे आप सिटीज़ में, है ना, दिवाली होंगे, दिवाली में इतने पटाखे फूटते हैं ना, आपको पता होगा। सैन्याभ्यास हो गया, सैन्याभ्यास में क्या है आपका परीक्षण होता है, किसी बम का परीक्षण, है ना, या फिर किसी रॉकेट का परीक्षण होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या होते हैं भाई, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसको देखिए। तो श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। ठीक है भाई, कान की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। नींद में बाधा होने लगती है, एकाग्रता में कमी होती है, ब्लड प्रेशर, है ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि, तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव। ठीक है, गर्भपात भी होता है, इससे पशु पक्षी एवं वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, ये जनरल सी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको पढ़ेंगे आपको ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस पे। ठीक है, चलिए या देखिए यहाँ पे मैं जितना भी जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एकदम फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक आपको स्टोरी नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि जनरल सी चीज़ें हैं, ये आपको सबको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज करना है आपको और उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे जितना भी जो दिवस लिया हूँ मैं, इसको मैं ढूंढ के इसको मैं एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूँ। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासकर ये 3, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। अभी 22 अप्रैल को आप मनाएं विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए तो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट। देखिए 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। देखिए 1, 2, 3, ये तीनों का देखिए डेट क्या है, 22। ठीक है, और ये
फिर सीक्वेंस है, देखिए पहले मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। तो कैसे याद रखेंगे इसको? सबसे पहले क्या है? जल। तो ज से है ना, ज से मतलब ज से जल मतलब जे से आता है जल, फिर पृथ्वी से पी, और फिर से आपका जैव विविधता, फिर जे। पहले आप जल ले लेंगे आप, है ना, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में जैव विविधता। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, इसको याद हो जाएगा आपको, ठीक है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च हो गया विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 5 जून सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर भी सबको पता है विश्व ओजोन दिवस। ये दोनों चीज़ भी एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे। 25 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और 2 दिसंबर प्रदूषण निवारण दिवस, ठीक है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं उसको मैं यहाँ पे लिया हूँ, आपको इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में पर्यावरण संबंधी कानून है, ठीक है। तो भारत में पर्यावरण को लेके कितने कानून बने और कब कब कानून बना, कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जो कानून आया वो आया 1927 में, जिसको भारतीय वन कानून कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, भारतीय वन कानून सबसे पहला कानून था पर्यावरण को लेके, वन को लेके, ठीक है। तो भारतीय वन कानून आया 1927 में। उसके बाद में आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सीक्वेंस से बता रहा हूँ, आप सीक्वेंस से सुनिए, समझिए और सीक्वेंस से नोट भी करिए। सबसे पहले आया भारतीय वन कानून 1927 में, फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। कैसे याद करेंगे? 1927 को लास्ट, 27 को लास्ट में पलट दो, क्या हो गया? 72 हो गया, ठीक है। तो पहले भारतीय वन कानून, उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। उसके बाद में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम आया, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। उसके बाद में भाई क्या आएगा आपका? उसके बाद में आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये इतने अभी तक पर्यावरण संबंधी जो भी कानून बने हैं, है ना, वन को लेके, जल को लेके, वायु को लेके, ये इतने प्रदूषण में अब क्या है? अधिनियम बने हैं, ठीक है। तो ये अधिनियम मतलब क्या है? कानून है, ठीक है। इसमें उल्लेख है कि इस मतलब इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वरना वो प्रदूषण की श्रेणी में आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये आज का क्लास समझ आया होगा। तो यहाँ आज हम जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं और आगे जितनी भी चीज़ें जो पढ़ेंगे, है ना, वो फैक्ट बेसिस पे रहेगा, क्योंकि वन डे एग्जाम में फैक्ट ही आपका आता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।